प्रिय बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुश्री अर्चना वर्दे, शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय सागर की मैं शिक्षिका हूँ। मैं आपको सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के संघवाद टॉपिक को पढ़ाऊंगी। यह हमारे राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों, हम राजनीति विज्ञान के द्वितीय अध्याय संघवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें यदि कोई आपसे पूछे कि भारत का कोई राज्य यह कहने लगे कि हम भारत से अलग रहना चाहते हैं, तो क्या वह राज्य अलग हो सकता है? तो इसका उत्तर आपको इस टॉपिक के अंत में अपने आप स्वयं मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम, चूंकि जो टॉपिक का विषय है संघवाद, उसी का अर्थ जाने कि संघवाद होता क्या है। शक्तियों के विभाजन पर आधारित स्वतंत्र रूप से कार्य करना संघवाद कहलाता है। इसमें जो केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली शक्तियों के तहत कार्य करते हैं और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसे ही हम संघवाद कहते हैं। अब इसके विपरीत एक दूसरी शब्दावली भी आती है, एकात्मक शासन व्यवस्था। शासन का इसमें एक स्तर होता है और इसके अधीन उसकी इकाइयां होती हैं, अर्थात इसमें एक केवल केंद्र होता है और वह सारी शक्तियों का स्रोत होता है और उसके अधीनस्थ जो इकाइयां होती हैं उनको वह अपने अनुसार अपनी शक्तियों का उनको प्रत्यायोजन कर देता है और इसका आदेश का पालन करना उन अधीनस्थ इकाइयों को आवश्यक होता है। इसके बाद हम आते हैं, जब हमने संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जाना, तो इनकी हम मूलभूत अंतर को भी जानेंगे, जिससे आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आएगा कि क्या अंतर है। पहले संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में जो अंतर है, संघात्मक शासन व्यवस्था 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं जैसे कि भारत में, और एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केवल एक ही स्तर अर्थात केंद्र होता है जैसे कि चीन। दूसरा अंतर, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती संघात्मक शासन व्यवस्था में, जबकि एकात्मक में केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को स्पष्ट रूप से आदेश दे सकती है। तीसरा, इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य या और अन्य उनके बीच हो सकता है, लेकिन इसमें शक्तियां अविभाजित बनी रहती हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की, केंद्र की, देश की अलग और राज्य की अलग होती है, और इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल एकल नागरिकता होती है जो केवल देश की होती है। अब आपसे, चूंकि हम भारत के बारे में जानेंगे कि भारत एकात्मक शासन वाला या संघात्मक शासन वाला देश है, तो वैसे हम कहेंगे सामान्य परिस्थिति में हमारा देश संघात्मक शासन वाला देश है, लेकिन इसमें हमारे देश में कुछ जो विशेषताएं हैं संघीय शासन व्यवस्था से ली गई हैं और कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था से भी ली गई हैं। लेकिन परंतु हमारे देश में शक्तियों का विभाजन संविधान के तहत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची, उसमें 99 विषय हैं, इस पर केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है, और दूसरी राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं, इस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं, इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की जाती है। अतः हमारा देश संघात्मक शासन वाला देश है। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक स्तरों का होना, जिसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा, अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित होते हैं, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं और राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, इसका स्पष्ट संविधान में वर्णन होता है, और जिसके तहत ये लोग अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तभी तो ये संघीय शासन व्यवस्था की सेकंड विशेषता है, महत्वपूर्ण है। तीसरी इसकी विशेषता है कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इनको पता होता है कि हमें कानून किन किन विषयों पर बनाना है ना। कर वसूलने का जो अधिकार है, केंद्र को कौन कौन से कर वसूलने का अधिकार है, राज्य को कौन कौन से कर वसूलने का अधिकार है।
चौथा जो है, संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार, जो मौलिक प्रावधान होते हैं किसी एक स्तर की सरकार अकेले परिवर्तित नहीं कर सकती, बल्कि दोनों सरकारों की आवश्यकता पड़ती है। इससे हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जब पंचायती राज व्यवस्था में या स्थानीय स्वशासन में एक रूपता नहीं थी और एक रूपता लाने का जब प्रयास किया गया संपूर्ण देश के लिए, तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। तो उस संविधान संशोधन में विशेष बहुमत तो था ही, लेकिन साथ में जो 28 राज्य थे उनमें से 17 राज्यों ने लगभग उस पर अपनी अनुमति दी थी और उसके बाद वह कानून पारित हुआ, अधिनियम बनकर हमारे यहाँ पर पूरे देश में इस पंचायती राज व्यवस्था को में एक रूपता को रूप में लागू किया गया। अब अगला है जो राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं कि केंद्र को कौन से राजस्व के स्रोतों को वसूल करना है, राज्य को कौन से वसूल करना है। कुछ राजस्व के स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें केंद्र वसूल करता है और राज्यों को देता है, तो इसका भी अलग अलग बंटवारा स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में किया गया है। अदालतें जो हमारे कोर्ट होते हैं, है ना, उनमें उनको संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब कि चूंकि हमारे यहाँ पर सरकार के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या बनाती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उसको कार्य रूप में परिणत करती है। न्यायपालिका जो होती है वह उस कानूनों की क्या करती है? व्याख्या करती है। लेकिन संविधान तो जब वह व्याख्या करने का अधिकार जो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और सरकार के अधिकार का व्याख्या का मतलब होता है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जब विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो उसका निपटारा करने का अधिकार भी अदालतों को होता है। अब आप अगला प्रश्न हम देखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है देश की एकता अखंडता को सुरक्षित करना, उसे सुरक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही इसमें क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो जो इसके उद्देश्य हैं दोनों, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और तभी हमारे देश में सामान्य परिस्थिति में संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया है और जिसका संचालन सफल रूप से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संघीय सरकार के प्रकार। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। साथ आकर संघ, मतलब कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म। इसका मतलब होता है कि दो से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आपस में एक गुट बना लेते हैं, एक बड़ी इकाई का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो अपनी पहचान और अखंडता या संप्रभुता जो है उसको सुरक्षित रखते हुए अपने को एक बड़ी इकाई में समाहित करते हैं और अपने को अधिक शक्तिशाली बनाते हुए ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। हमारे विश्व में संघात्मक का सबसे पहला सफल उदाहरण जिसको 250 साल हो गए हैं अपना संघात्मक व्यवस्था को अपनाए हुए, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा है सबको साथ लेकर, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जो बड़े देश होते हैं उनकी अपनी कई आंतरिक विविधताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखकर विविधताओं के आधार पर वह क्या करते हैं? राज्यों का गठन करते हैं, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। उसका उदाहरण सबसे अच्छा है हमारा भारत देश। लेकिन इसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और किसी राज्य को विशेषाधिकार दिया जाता है और किसी को कम अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत, बेल्जियम और स्पेन। केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियां या कानूनी अधिकार। इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियां हैं या कानून बनाना है, उनके बीच कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं वो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत विभाजित कर दिया गया है
कि संघ सूची 99 विषय। तो ये विषय जो हैं प्रतिरक्षा है, संचार है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग, सुधार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का है। दूसरा, राज्य सूची, इसमें 61 विषय हैं। इसमें पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के अन्य विषय हैं, उस पर केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय हैं। इसमें शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है, गोद लेना है, उत्तराधिकार आदि संबंधित विषय हैं। इस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में केवल केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अब कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो कि केंद्र और जो कहीं पर नहीं होती, ना केंद्र सूची में होती, ना राज्य सूची में होती हैं, ना समवर्ती सूची में होती हैं। तो ऐसी शक्तियों को हमारे संविधान में कहाँ रखा जाए? तो उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के रूप में शामिल किया गया है, जिसे हम रेसिडुअल पावर के नाम से जानते हैं। जो उपरोक्त 3 सूची में से किसी में नहीं आती, उन्हें अवशिष्ट शक्ति के रूप में, जैसे इस पर केंद्र को ही केवल कानून बनाने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त होता है और ये विशेष दर्जा उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कारणों से दिया जाता है। पहली बात तो उनके भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी स्वदेशी लोगों की उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, सरकारी सेवा में रोजगार के आधार पर उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत 11 राज्यों को प्राप्त है। तो पूर्वोत्तर भारत के हम पहले राज्यों के बारे में बताएंगे। उनमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है। और फिर हम इधर दक्षिण भारत तरफ आएंगे, पश्चिम से दक्षिण तक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो स्वतंत्र राज्यों की तरह इन केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि ना तो इन्हें बड़े राज्यों में मिला सकते हैं और ना ही इन्हें अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करने का विशेष अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है। अब हमारे देश की संघीय शासन व्यवस्था किस तरीके से चलती है, इसके लिए 3 आधार बताए गए हैं। पहला है भाषाई राज्य, दूसरा है भाषाई नीति, तीसरा है केंद्र व राज्य संबंध। तो पहला जो भाषाई राज्य है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें राज्यों के आकार प्रकार में अनियमितता थी। कई बहुत बड़ा राज्य, कोई छोटा राज्य, और इसके लिए कई समितियां, आयोग वगैरह बने और आंदोलन चले। तो उसमें से पुराने जो प्रांत थे उनको समाप्त करके नए प्रांतों को बना दिया गया, उनकी नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया। और इस तरीके से जो भाषाई आधार पर राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और क्या हुआ, अखंड और मजबूत बना, और प्रशासन भी चलाना पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया। दूसरा, भाषा नीति। हमारे देश में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कवायद चल रही थी, लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका घोर विरोध हुआ, क्योंकि वो केवल अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को अपनी जो है कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयाली उसी को जानते हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया। इस कारण से वह उसे केवल 8वीं संविधान की 8वीं सूची के तहत हिंदी को और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। इस तरह कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? 22। तो संविधान के अनुसार क्या था, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके पूर्व की स्थिति हम देखें तो सारे काम, सरकारी काम अंग्रेजी भाषा में होते थे। तो सरकारी काम सारे अंग्रेजी भाषा में
होने के कारण स्वतंत्रता के बाद एकदम से उसको समाप्त तो नहीं कर दिया जाता, तो इसलिए उसकी सीमाएं निर्धारित कर दी गई थी कि 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी भाषा के कामकाज की भाषा बनी रहेगी, उसके बाद इस भाषा को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका भी जोर विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को जानते हैं, अंग्रेजी को जानते हैं, लेकिन हम अन्य भाषा हिंदी भाषा को या अन्य भाषा को नहीं जानते। तीसरा है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1990 तक केंद्र और राज्य दोनों में अधिकांश राज्य कांग्रेस से शासित रहे, और जिन राज्यों में कांग्रेस के विपरीत अन्य दलों की सरकार रही, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, खूब इसका फायदा उठाया और उन सरकारों को गिराने का प्रयास किया। इसके लिए आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया। लेकिन 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आया। गठबंधन सरकार से तात्पर्य है दो या दो से अधिक दल मिलकर अपनी सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर लेते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तमान में यदि आप देखें तो कांग्रेस सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से अपना गठबंधन सरकार बनाई है, और उसको कहते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और बीजेपी के नेतृत्व में उसने जिस गठबंधन सरकार का वह है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से वह जाना जाता है, और वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अगला है आपका भारत में विकेंद्रीकरण की बात आती है। विकेंद्रीकरण जो हमारे स्थानीय स्वशासन की बात है, इसमें कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि जितने स्तर हैं उन सबको शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब केंद्र और राज्य सरकारें अपनी कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को दे देती हैं तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब जब स्थानीय सरकार की बात आती है तो स्थानीय सरकार में शहरी और प्रशासन की बात आती है, ग्रामीण प्रशासन की बात आती है। जो हमारा ग्रामीण प्रशासन है वह त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय में सबसे निम्न स्तर पर आता है ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, और तीसरा आता है जिला पंचायत। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि ग्रामीण स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को हम किसके नाम से जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण स्तर पर मौजूद स्थानीय प्रशासन को या शासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत प्रत्येक एक ग्राम में एक पंचायत गठित हो सकती है, या कई गांवों को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्य होते हैं और एक परिषद होती है, और यह एक प्रकार से कार्यकारी इकाई है। और ग्राम सभा जो है उसमें गांव के सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे हम मंडल या प्रखंड स्तर भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव भी उसी इलाके की सभी पंचायतों के सदस्य करते हैं। तीसरा स्तर है जिला परिषद। किसी जिले की जितनी भी सभी पंचायत समितियां हैं उनको मिलाकर क्या किया जाता है, जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसमें सांसद और विधायक के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक गांव की लेवल से लेकर आपके जिला, राज्य और देश तक की
सारी जो समस्याएं हैं इस स्तर पर निपटाई जाती हैं। फिर है शहरी स्थानीय व्यवस्था। बड़े इसका भी यह भी त्रिस्तरीय है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। इसमें बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और जो नगर निगम होते हैं दोनों में निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य करते हैं। नगर निगम का जो राजनीतिक प्रमुख होता है जिसे हम महापौर या मेयर कहते हैं, और नगर निगम का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वह एक IAS लेवल का अधिकारी होता है जिसे निगम आयुक्त कहा जाता है। नगर पालिका में भी एक राजनीतिक प्रशासनिक प्रमुख होता है जो राज्य सेवा का अधिकारी होता है जिसे हम CEO या मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से जानते हैं। स्थानीय सरकार के कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं कि इसमें जब से स्थानीय प्रशासन में एक रूपता आई है 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत में और 74वें संविधान संशोधन के साथ नगर पालिका में, तब से नियमित रूप से प्रति 5 वर्ष में चुनाव होने लगे। सीटों को आरक्षित किया गया है, उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है और राज्य चुनाव आयोग का गठन करके यह इन चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराता है। और राज्य सरकारों से ये कहा गया है कि वे अपने राजस्व का कुछ हिस्सा इनको दें जिससे कि इनको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इसकी सफलताएं क्या के रूप में हम देखते हैं कि सबसे पहले इनका जो लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं और जब उन्हें सामर्थ्यवान बन गए हैं तो लोकतंत्र तो मजबूत होना निश्चित ही है। फिर महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई हैं। लेकिन इतनी सफलताओं के बाद कुछ विफलताएं भी हैं कि ग्राम सभाओं की नियमित बैठक नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझ नहीं पाते हैं और अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। हमने आपको जो संघवाद का टॉपिक पूरा केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बारे में पूरा हमने आपको एक विहंगम सिनेरियो प्रस्तुत किया और उसमें आपको हमने बताने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके सामने निकल के आए। संघवाद क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, दोनों के बीच अंतर आया आपको समझ में, है ना। फिर संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया। फिर हमारे यहाँ की कुछ जो संविधान संघात्मक व्यवस्था जो 7वीं अनुसूची के तहत सूचियां बांट दी गई हैं केंद्र राज्यों के बीच, उसके बारे में बताया, जिसमें संघ सूची, तो उसमें से प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन से विषय संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं, कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, उनकी संख्या, विषयों के नाम, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ। ऐसे मैंने गठबंधन सरकारें और इसमें आपको स्थानीय प्रशासन के बारे में भी मैंने बताया, विकेंद्रीकरण की परिभाषा, पंचायती राज क्या है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, ये और नगर निगम, नगर पालिका, लोक स्थानीय सरकार के मुख्य प्रावधान, सफलताएं क्या हैं, उनकी विफलताएं क्या हैं। ये बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक को पढ़कर आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अंत में मैं आपसे कहूँगी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि यदि भारत का कोई राज्य यह कहे कि हमें भारत से अलग होना है, उसके साथ नहीं रहना है, तो यह ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। धन्यवाद बच्चों।